तो जो भी आज हमने आपसे बात करनी है, दैट विल प्योरली आई विल बी एग्जिबिटिंग यू, आई विल बी इलस्ट्रेटिंग यू कि फंडामेंटल एनालिसिस में बेसिकली क्या करते हैं। वैसे तो सब्जेक्ट बड़ा है, आधे घंटे में 45 मिनट्स में करना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी एक ग्लिम्स हमें मिल जाती है। बट शुरुआत करने से पहले एक सवाल मन में आना चाहिए कि फंडामेंटल एनालिसिस पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, या जानूं कि नहीं जानूं। पहला सवाल ये होता है। आप पाएंगे कि साहब 10 में से 8 लोग का ट्रेडिंग में इंटरेस्ट होगा, 2 लोग का ही शायद इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट होगा। दिस इज द ओरिएंटेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। मतलब आप यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते भी हैं तब पर भी ट्रेडिंग टेम्परामेंट होता है अंदर से। तो नॉर्मली पीपल प्रीफर टू मेक क्विक मनी, और क्विक मनी चाहिए तो फिर टेक्निकल वो सीखना पसंद करते हैं, टेक्निकल वो जानना चाहते हैं। लेकिन फर्क है, समझिए इस बात को। आपको ट्रेडिंग करनी हो या इन्वेस्टमेंट करना हो, मतलब शॉर्ट टर्म करनी हो या लॉन्ग टर्म करनी हो, आप जो करें अच्छे स्टॉक में करें। इसका कारण क्या है समझ लीजिए, और तब हम आएंगे टॉपिक के ऊपर में। आप एक अच्छे स्टॉक में करते हैं ट्रेडिंग बोल रहा हूं, तो कम से कम यदि अच्छे स्टॉक में है तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ट्रैप नहीं होंगे, आपको जिट करना आसान होगा। यदि आप कभी उसमें किसी कारण से आपका कॉल रॉन्ग हो गया तो निकलना फिर भी आसान है। लेकिन यदि आपने अच्छा स्टॉक नहीं पहचाना और अच्छे स्टॉक को बिना पहचाने हुए किसी ऐसे एवरेज स्टॉक में ट्रेडिंग करनी शुरू कर दी तो फिर उससे निकलना भी मुश्किल होता है। तो ट्रेडिंग करने वालों को भी पहले फंडामेंटल सीखनी चाहिए, ताकि वो अच्छे स्टॉक और जो अच्छे स्टॉक नहीं है उसका फर्क कर ले। और फिर ट्रेडिंग टेम्परामेंट है तो फिर अच्छे स्टॉक में ट्रेडिंग करें, और यदि उनका टेम्परामेंट है इन्वेस्टमेंट का तो फिर अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। तो फंडामेंटल एक ऐसा चीज है जो कि स्टॉक मार्केट में आपको इंटीग्रली आपको एक्सप्लेन करता है कि इस प्रकार से आपको करनी चाहिए। तब एक सवाल आया मन में कि साहब क्या ये बहुत मुश्किल है, इसका बैकग्राउंड हमारा कितना तैयारी होना चाहिए। सी इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स अ सिंपल नंबर। ये नंबर समझने यदि हमें आ गई तो ये बेस बड़ा आसान रहता है। सो आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू बाय यूजिंग द सर्टेन टूल्स व्हिच इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द इंडेक्स, है ना। तो सीधे वहीं पे चलते हैं। तो लेट मी शेयर फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑफ कोर्स यू कैन इंटरप्ट मी इन बिटवीन द प्रोग्राम। आप बीच में प्रोग्राम के इंटरप्ट करके सवाल कर सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। संग संग पूछेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्यों? आई कैन चेंज द स्क्रीन और फिर मैं खुद भूल जाऊंगा कि मैंने पिछले बार क्या बोला था। सो यू कैन सी कैन यू सी ए स्क्रीनर वेट फॉर यू? गुड इवनिंग। यस सर। आपको पढ़ रही है? यस सर, क्लियर। हाँ ठीक है ना। तो ये स्क्रीनर क्या है, ऐसे अनेक स्क्रीनर मिल जाएंगे आपको। 10 स्क्रीनर बाजार में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इस पे जो डाटा है सबका डाटा एक जैसा ही है, सबका डाटा एक जैसा, क्योंकि सोर्स सबके एक ही है। एक्सचेंज से डाटा ये लोग डाउनलोड करते हैं, ये लोग बाय करते हैं। फर्क क्या होती है कि इनकी पोजिशनिंग में कैसे किसी ने पोजिशन किया। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं एक कंपनी का, है ना। इसके बाद हम आपसे भी थोड़ी बातें करेंगे। फिलहाल एक कंपनी सबसे बड़ी कंपनी इंडिया की है, शुरुआत उसी से करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो जो इनका डाटा है ना, ये कैसे अरेंज किया हुआ है। डाटा सबका सेम रहेगा, अरेंजमेंट सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला सलाह ये होता है कि फंडामेंटल सीखनी है तो नंबर्स से प्यार करना पड़ेगा। यू हैव टू लव द नंबर्स, एंड इफ यू लव द नंबर्स तो नंबर्स एक जैसे हुए अरेंज होंगे तो यू कैन डिसाइफर द नंबर्स इमीडिएटली। एक बार आपने स्क्रीनर देखा, एक बार आपने कोई और देखा, फिर तीसरी बार कोई और देखा, तो पोजिशनिंग सबकी अलग अलग होती है। तो यू हैव टू सर्च। तो इसलिए आपको जो सुविधा हो उसको देखिए, नंबर सब जगह एक होगा। आई फॉलो स्क्रीनर, इसलिए मैं बार बार इसको रेफर करता हूं, इतना ही फर्क है। तो कोई भी आप डाटा देखते हैं तो कभी भी डाटा देखना हो तो किसी कंपनी में 3 डाटा सेट बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल के लिए। पहला हम बोलते हैं पीएल अकाउंट, दूसरा हम बोलते हैं बैलेंस शीट, और तीसरा हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिश्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और इसके बिना फंडामेंटल नहीं हो सकती, इसके बिना काफी हद तक ट्रेडिंग भी नहीं हो पाती है। बट हम बात आज करेंगे केवल फंडामेंटल की बात करें। तो 3 स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एक लाइन यहाँ पे बोलेंगे, कोई बोले कि साहब हमारा तो बैकग्राउंड इतिहास का है, हिस्ट्री का, या मेरा तो साइंस का बैकग्राउंड है, हम कैसे करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम आखिरी में, साल के आखिरी में अपना रिटर्न भरते हैं ना, तो बस वही चीज ही है। ये कंपनी का रिटर्न है और हम अपना पर्सनल रिटर्न भरते हैं, इतना ही फर्क है। देखिए, हम जब अपनी इनकम निकालते हैं साल के आखिरी में तो हम ऐसे बोलते हैं ना, पूरे साल की हमारी इतनी इनकम थी। मेरे कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, एंड यू कैन इंटरप्ट मी इमीडिएटली। फाइन, पूरे साल में हमारी ये इनकम थी, डिफरेंट ईयर्स का है, देख पा रहे होंगे, 14 का, 15 का, 16 का, 10 साल का यहाँ पे डाटा रहता है।
तो पूरे साल की मेरी इनकम थी, उसके बाद ये खर्चे होते गए खर्चे होते गए, फिर हमने कुछ लोन ले रखा था तो उनको इंटरेस्ट पेमेंट करता गया, और फिर हमने कुछ एसेट्स बना रखे थे तो उसकी डिप्रिसिएशन की हुई वैल्यू, तो आप करें नहीं करें बात की बात है। और तब हमारा इतना जो है सो आमदनी हुआ, नेट इनकम, और तब हमने उस पर टैक्स भर दिया, और जो हमारा बाद बाकी बचा ये हमारा नेट प्रॉफिट है। यही तो है हमारा पीएल अकाउंट, पर्सनल रिटर्न, वही है कंपनी का पीएल अकाउंट। वास्तव में ऐसे समझे कि जो अकाउंटेंट की अकाउंटिंग होती है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर के अकाउंटिंग से अलग होती है। सिंपल, अकाउंटेंट को बहुत कुछ देखना पड़ता है इन लाइन के बीच में, एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर को नहीं देखना होता। उसको ये नहीं देखना है साहब कि ये एक्सपेंस का नेचर क्या है, एक्सपेंस किस तरह से हो रहा है, एक्सपेंस रियलाइज, ये सब चीज नहीं करनी है। आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं देखनी है, हमें नंबर्स देखना है। इसलिए एक चार्टर अकाउंटेंट या अकाउंटेंट जो जानते हैं वो इसी नंबर को अलग ढंग से पढ़ते हैं, और इन्वेस्टमेंट मैनेजर बहुत सिंपल पढ़ते हैं, और जैसे हमारा पीएल अकाउंट होता है वैसे ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगानी है। तो तीन बातें महत्वपूर्ण होती है किसी पीएल अकाउंट में। एक तो आपकी आमदनी, जिसको हम बोलते हैं सेल्स, एक कंपनी सेल्स करती है तो रेवेन्यू मिलता है उनको, तो आपकी आमदनी, और उसके बाद आपके खर्चे, और खर्चों के बाद में से आपकी टोटल प्रॉफिट। ये तीन चीज किसी भी पीएल अकाउंट में होता है, चाहे वो कंपनी का हो चाहे हमारे और पर्सनल के अकाउंट का हो। फिर आप बोलेंगे ठीक है ये तो समझ में आया, साल में आखिरी बार हम लोग पीएल अकाउंट बनाते हैं, तो फिर बैलेंस शीट क्या होती है? एक मिनट में खत्म कर देता हूं। तो बैलेंस शीट हो गई साहब आपके पुराने वक्तों से आज तक का इकट्ठा किया हुआ पूंजी, इकट्ठा किया हुआ संसाधन, योर ऑल रिसोर्सेज दैट यू हैव एक्युमुलेटेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हम 1992 से जॉब में थे, 1992 से सेविंग्स कर रहे थे, 2-2 रुपया इकट्ठा किया। सो एक्चुअली वेयर आई एम टुडे, बैलेंस शीट इज एक्युमुलेशन ऑफ ऑल प्रीवियस ईयर। आपका मकान, आपकी गाड़ी, आपके बैंक बैलेंस, आपके एफडी, आपके म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट, आपके इंश्योरेंस का प्रीमियम, ऑल पुट टुगेदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज बैलेंस शीट। तो ये हो गया एक्युमुलेशन। ये क्यों जाना जरूरी है बताता हूं आपको। और ये जो हो गया इस साल का आखिरी 31 मार्च 2024 की कहानी। दोनों का रेफरेंस पॉइंट एक ही होता है, बट एक साल की कहानी बताते हैं और एक आपके इकट्ठा जो हुए हैं इसकी कहानी बताते हैं। आसान। देन कम्स द थर्ड वन इज द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये क्या हुआ? ये इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। मतलब आपने पूरे साल में जो भी कारगुजारियां की है, आमदनी किया, खर्चे किए, टैक्स भरे, डिविडेंड दिए, इंटरेस्ट पेमेंट जो भी किया आपने, तो उसका जो कन्वर्जन होता है आपके साल के आखिरी के बैलेंस शीट में, बिकॉज एवरी ईयर यू आर एडिंग द रेस्ट ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, नेट प्रॉफिट आपके यहां आएंगे, तभी तो एक्युमुलेट होता है ये। तो ये मूवमेंट ऑफ मनी जो होती है आपके बुक में, उस मूवमेंट ऑफ मनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग रखते हैं। तो तीन आसान भाषा हो गया साहब कि हमारी जो पर्सनल अकाउंट होती है 31 मार्च 2031 वाली, 2023 वाली, 2024 वाली, वो उस पॉइंट ऑफ टाइम में पूरे साल का लेखा जोखा वो हो गया पीएल अकाउंट, और पिछले 15 साल, 20 साल, 25 साल, 35 साल का जो एक्युमुलेटेड जो हमारी प्रॉफिट और लॉस की कहानी इकट्ठा की गई है, दैट इज योर बैलेंस शीट। और इन दो फिनेंशियल स्टेटमेंट के बीच के रिलेशनशिप में जो कैश फ्लो होते रहता है, हाउ डू यू कोरिलेट द कैश फ्लो बिटवीन दिस टू, तो वो कैश फ्लो के थ्रू समझ कर। तो तीन स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे दो सवाल मन में आनी चाहिए कि बोरिंग तो लग रहा है ना, तो बोरिंग कम लगे इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ये पढ़ने के बिना भी आप एक अच्छे फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी कम चल जाता है, लेकिन ये जाने तो बड़ी अच्छी बात होती है। मैं इसको क्लिक करता हूं तो इसमें अंदर में बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे। नहीं, हम लोग आज कुछ भी नहीं करने वाले हैं, एक एग्जाम्पल लूंगा, आपको दिखाऊंगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, बाद में आखिरी में भी नहीं। तो इसमें बहुत सारे देखिए टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स है, तो ये जानने से सुविधा होती है, फायदा होता है, लेकिन इसके बिना पढ़े हुए भी हमारा काम चल जाता है, ऐसा हम बता रहे हैं। तो छोड़ते हैं इसको, बाद में एग्जाम्पल के लिए इसको लेकर के आएंगे, अभी छोड़ के जाते हैं वापस से पीएल अकाउंट बैलेंस शीट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि सर आप जो पीएल अकाउंट बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं ना, ऑल दीज आर फर्स्ट, इट इज नॉट ऑथेंटिक। इतने फ्रॉड होते हैं, इतनी गंदगी होती है बाजार में, हाउ कैन यू बी श्योर अबाउट दीज नंबर्स आर करेक्ट? फर्स्ट क्वेश्चन की मैं तो मानता ही नहीं हूं कि साहब पीएल अकाउंट बैलेंस शीट जो है ऑथेंटिक है, पूरा फर्स्ट है। लोग पीपल विल से लाइक दैट। अब देखिए, इसको बोलते हैं ट्रस्ट। यदि आपको भरोसा है, आपको विश्वास है, आपको ट्रस्ट है, तो सब कुछ है, और नहीं है तो कुछ भी नहीं है। करेक्ट ना? हम ये बात यहां नहीं बोलेंगे।
ये बात हम बात करते हैं जब वी स्पीक अबाउट बिहेवियरल फाइनेंस, उधर बात करते हैं ट्रस्ट का, उधर बात करते हैं पेशेंस का और डिसिप्लिन का, इधर वो बात ही नहीं, इधर तो नंबर का बात है, साइंटिफिक बात है, नंबर 2 + 2 4 ही बनाने हैं। अब देखिए किसी भी पीएल अकाउंट में 3 एंट्री ऐसी होती है जिसपे कि आपको खास नजर रखनी चाहिए। हाउ टू डिसाइफर गुड एंड बैड स्टॉक हम लोग बात कर रहे हैं ना। तो पहला चीज, फर्स्ट लाइन, किसी भी पीएल अकाउंट में 3 एंट्री ऐसी होती है जो आपको हमेशा नजर, दिस टेल्स यू लॉट अबाउट ऑथेंटिसिटी। कौन कौन 3 एंट्री होती है? देखिए, एक होता है इंटरेस्ट पेमेंट। ये आपने किसको पेमेंट किया है? अपने डेट होल्डर को। कहां है डेट होल्डर? बैलेंस शीट में पड़ा हुआ, दिखाता हूं, 2 मिनट रुक जाइए। जितने लोगों से आपने पूंजी ली थी, कैपिटल ली थी इन द फॉर्म ऑफ डेट, उनको आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है। ये इंटरेस्ट पेमेंट का जो नंबर है, यू कैन नॉट फर्स्ट दिस। क्यों पूछिए तो? इसलिए कि जब आपको कूपन पे करना होता है, इंटरेस्ट पे करना होता है, तो ऐसे नहीं कि आपने अनाउंस कर दिया और काम खत्म हुई। अनाउंस जैसे ही आप करते हैं तो एक एंट्री, एक जेबी पास करनी पड़ती है अकाउंटेंट को। और वो कैसे जेबी पास करता है? अपने कंपनी को डेबिट करता है, और जो कंपनी का एट पार बैंक में अकाउंट है उसको क्रेडिट करना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, ये एंट्री है तभी ऑडिटर ने मोहर लगानी है। जितना डिफरेंट अमाउंट पूरे बुक का हुआ, उतना एक एंट्री जेबी होनी चाहिए। और जो पेमेंट होंगे इंटरेस्ट के, वो कंपनी के उस बैंक के उस खाते के द्वारा होगा, ना कि कंपनी के बाद बाकी बुक से होगा। सेपरेट अकाउंटिंग, करेक्ट। जो बट गया, जो अनक्लेम्ड रह गया वही पड़ा हुआ है, तो अनक्लेम्ड के लिए भी अलग अकाउंट रखा गया है। इस प्रकार से दिस इंटरेस्ट एंट्री टेल्स यू दैट रियली इफ आई टेल यू कि आई एम पेइंग 14,000 करोड़ रुपीज ऑफ इंटरेस्ट, तो ये एंट्री वास्तव में सही है। एक तो एंट्री ये हो गई। दूसरी एंट्री होती है टैक्स पेमेंट का। टैक्स पेमेंट में भी किसी ने हाथ नहीं जलानी है। पुराने समय की बात छोड़ दे तो पिछले 5, 10, 15 सालों से तो कहानी बड़ी शांत हो गई है। नहीं, तो टैक्स पेमेंट इज अगेन एन आउटवर्ड एंट्री। सिमिलरली इंटरेस्ट पेमेंट इज अगेन एन आउटवर्ड एंट्री। और तीसरा होता है डिविडेंड पेमेंट। ये 3 एंट्री जो होती है आपके बुक से बाहर निकल जाती है। सो यू कैन डू लॉट ऑफ फजिंग विद इन योर बुक। ये पॉसिबल है, मैं मान सकता हूं आपसे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट, इंजीनियरिंग इतनी बड़ी चीज होती है, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स विद इन दैट एंड यू हैव अ लॉट ऑफ आर्गुमेंट फॉर दैट। लेकिन 3 एंट्री है जो आपके बुक से बाहर जाती है। तो फर्स्ट थिंग कि आप पीएल अकाउंट को सही क्यों मानिए, क्योंकि आपकी ये 3 बुक आपको 3 एंट्री बताती है कि पीएल अकाउंट इज बाउंड विद सम आउटसाइड ट्रांजैक्शंस, और इसमें बैंक इन्वॉल्व है, इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। इसलिए यहाँ पे आपको फर्ज करना बहुत मुश्किल है। तो पहला सवाल ये हो गया। तो सवाल लोग करते हैं कि जरा इसका थोड़ा सा नरेशन को चेंज करके बताइए कि आप वास्तव में ऐसा होता है। एक एग्जांपल देता हूं आपको एंड यू प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट एग्जांपल। जैसे कभी बात करें ना, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में कहीं बात करते हैं तो पहला सवाल लोग बोलते हैं, साहब अमेरिका के बारे में बात कर लो, यूरोप के बारे में बात कर लो, इंडिया के बात कर लो, चाइना के बारे में बात मत कर। क्यों भाई, क्यों नहीं बात करनी? चाइना में ऑल द डॉक्यूमेंट बिजनेस मॉडल है, एक अलग कंट्री का तरीका है। तो दे में से कि साहब ऑल द थिंग्स ओवर देयर आर ऑल सस्पिशियस, बात सकते हैं। लेकिन एक बात तो समझना पड़ेगा ना आपको कि चाइना ने 2 वर्ष पहले तक अमेरिकन ट्रेजरी में $1 ट्रिलियन, पहले तो था कितना 1.93, पहले था $2 ट्रिलियन, $2 ट्रिलियन इन्वेस्ट करके रखा है। ये तो क्लियर थी ना। इसका मतलब क्या है कि चाइना का एक्सपोर्ट इतना रहा होगा कि दे कुड एबल टू अर्न सो मच ऑफ डॉलर फ्रॉम आउटसाइड, और वही डॉलर लौट करके अमेरिकन ट्रेजरी में उन्होंने इन्वेस्ट किया। जो आउटबाउंड ट्रांजैक्शन होती है उसको आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते हैं। विद इन द सिस्टम ट्रांजैक्शन को हर कोई डाउट करता था। सेम स्टोरी कम्स ओवर हियर, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सट्रापोलेट। तो पहला चीज है कि किसी भी कंपनी का एक अच्छा बैलेंस शीट, पीएल अकाउंट देखने के लिए आपको ये 3 ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिए। तब आती है बात कि ठीक है, चलो मान लिया हमने देख लिया, ये तो हमको सही लग रहा है कि इसमें इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है, टैक्स पेमेंट हो रहा है, डिविडेंड भी दे रही है, तो इट लुक्स कि साहब कंपनी में हेल्दी नंबर्स है तो देंगे, नंबर्स नहीं तो नहीं दे पाएंगे। सो इट गिव्स यू लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी बिहाइंड द नंबर्स। तब तक में लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है ना। व्हेन वी डू दिस प्रोग्राम तो लोग तुरंत बोलते हैं इंटरप्ट। आप लोग तो खैर इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं सर ऐसा करें ना, प्रोग्राम को शॉर्टकट कीजिए और हमको बस एक मल्टी बैगर बता दीजिए, और जिसमें कि बस वी कैन मेक मिलियंस ऑफ मनी एंड प्रॉब्लम इज बिकॉज ये तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो पहला सवाल मल्टी बैगर चाहिए। मल्टी बैगर मिल गया तो काम खत्म हो गया। तो देखिए मल्टी बैगर से हम भी शुरू करते हैं इस प्रोग्राम का सेकंड चीज।
बहुत मुश्किल है टू से कि ये कंपनी विल बिकम मल्टीबैगर, बहुत मुश्किल है ना. यू कैन हैव अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स, वी विल सी कपल ऑफ पैरामीटर्स आल्सो टुडे, बट वी विल हैव अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स. तो सबसे डोमिनेंट पैरामीटर्स किसको माने, है ना. देयर आर मेनी पैरामीटर्स. सेल्स पैरामीटर हो सकता है, एक्सपेंसेस पैरामीटर हो सकता है, कैपिटल स्ट्रक्चर पैरामीटर हो सकता है, एफिशिएंसी, वर्किंग कैपिटल, ट्रांजैक्शंस, बहुत सारे रेशियोज है, मार्जिन है, बहुत पैरामीटर्स हो सकते हैं. लेकिन सबसे डोमिनेंट पैरामीटर क्या होगा, ये बहुत मुश्किल था आइडेंटिफाई करना. After a lot of experience and all, no, suddenly one day I stumbled upon one thing and which gave me a lot of concept, है ना. उसमें मेरा काफी कॉन्फिडेंस है. आई एम शेयरिंग दैट विथ यू, है ना. आप इसमें स्क्रीन में फिल्टर का सेक्शन होता है, तो उसमें फिल्टर में आप जाते हैं और नए स्क्रीन करते हैं. हम एक स्क्रीन तैयार कर रहे हैं, हम ये लिखते हैं कि साहब हमें ये तो नहीं मालूम कि कौन सी कंपनी इज गोइंग टू डू द वंडर टुमारो, बट दोज हु हैव डन वंडर, दैट इज व्हाट आई नो. लेट अस से फॉर एग्जांपल, जिस कंपनी की करंट मार्केट प्राइस है और वो 10,000 रुपीज से ऊपर, बस 10,000 से जिस कंपनी की प्राइस ज्यादा है, तो ये तो मल्टीबैगर हो गया ना. मतलब अभी हमें नहीं मिलने वाली है, जिन्होंने किया था उनके पास तो हो गया. All those who accidentally or intentionally invested in these company whose price today is more than 10,000 rupees, तो लंबी अवधि में they must have made lot of money. इसमें कोई दो मत नहीं है. तो इस कंपनी को जरा देखें तो यू विल फाइंड समथिंग एक्सक्लूसिव ऑन दिस, है ना. देयर आर ओनली 18 कंपनीज आपके सामने में है, इसका नाम दिखाई पड़ रहा हो आपको, और आप पाएंगे सबके दाम देख रहे हैं, 16,000, 34,000, 27,000, 11,000, 31,000. यू कैन सी, है ना. यहाँ पे एक कंपनी एमआरएफ भी होनी चाहिए लाख रुपए वाली, है ना, 1,33,000 रुपया, करेक्ट. अच्छा, अब देखिए बहुत सारे पैरामीटर में एक जो सबसे पावरफुल पैरामीटर जो हमें नजर आई, और वो था साहब इक्विटी कैपिटल. लुक एट द इक्विटी कैपिटल, 32 करोड़, 11 करोड़. आप सोच सकते हैं, आप बोलेंगे साहब ये कंपनी का शेयर प्राइस 10 रुपीज का है कि 1 रुपए का है, तो आपने बताया नहीं है. छोड़िए, हटाइए, वो बात की बात है. आप पहले शेयर इक्विटी कैपिटल तो देख लीजिए कम से कम. 32 करोड़, 11 करोड़, 21 करोड़, ये कम वक्त 2 करोड़ की है, 11 करोड़. लुक एट द कैपिटल, वेरी वेरी स्मॉल कैपिटल. कैन यू सी दिस, वेरी वेरी स्मॉल कैपिटल. एक मारुति की कैपिटल 100 करोड़ क्रॉस करती है, बाद बाकी एमआरएफ 4 करोड़. 4 करोड़ रुपए का तो कितना आपकी दुकान, आपके मोहल्ले में जो दुकान होंगे ना, उनके पास ये इन्वेंट्री होगी 4 करोड़ रुपए की. इतने सारे दुकान पड़े होंगे. छोटा कैपिटल देख पा रहे हैं ना, स्मॉल कैपिटल, स्मॉल कैपिटल. आप बोलेंगे साहब जो रिलायंस दिखाया था कितना बड़ा कैपिटल था, सबसे बड़ी कंपनी थी, दिखाता हूं. रिलायंस के दाम नहीं 10,000 हो पाए, क्यों नहीं हो पाए. रिलायंस का यदि आप कैपिटल देखते हैं तो रिलायंस का कैपिटल कहां होगा, बैलेंस शीट में होती है ना. ये सब बाद में बात कर लेंगे दरकार पड़ा तो. ये देखिए 6,768. लुक एट द नंबर. कहां पे लेस देन 100 करोड़ की बात कर रहे थे और कहां पे 6,000 की बात. समझिए ध्यान से, यदि किसी कंपनी का सारे पैरामीटर्स अच्छे हैं, सुंदर हैं, टिकाऊ हैं, और उसकी शेयर कैपिटल मतलब इक्विटी कैपिटल बहुत छोटी हो, तो याद रखिएगा वो आपको नहीं बेचना है, वो आपके बच्चों को बेचना है. क्यों? The moment you have a smaller equity capital, two parameters, I will not explain a lot on that क्योंकि अपने पास समय नहीं उस तरह का. 2 पैरामीटर बड़े पावरफुल होते हैं. जैसे ही आपकी इक्विटी कैपिटल छोटी होती है, अर्निंग पर शेयर और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों जबरदस्त हो जाता है. अर्निंग पर शेयर एंड रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों जबरदस्त होता है. इस कारण से उस कंपनी पे अट्रैक्शन काफी होती है. तो बोलते ना छोटा परिवार सुखी परिवार, बात खत्म. नहीं, तो ये विजिबल यहां पे आपने देखा कि साहब 18 कंपनी है जो 10,000 करोड़ से 10,000 रुपए से ऊपर की प्राइस दिखा रही है, और उस कंपनी में सारे कंपनी बड़े अच्छे अच्छे मार्जिन को एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेशियोज बता सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग कैन बी डिबेटेड देयर. लेकिन एक चीज जो सबसे डिस्टिंक्ट लगी हमको, व्हिच आई कैन से इन 45 मिनट्स टाइम इफ आई हैव टू से, तो एक चीज जो सबसे डिस्टिंक्ट लगती है वो लगती है कि साहब यदि कैपिटल छोटा हो कंपनी का तो ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी है. बिकॉज स्मॉलर कैपिटल विल गिव यू लॉट. क्यों? अर्निंग पर शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ना बहुत ज्यादा होता है, और ईपीएस ज्यादा होगी तो पी मल्टीपल. आप बोलेंगे साहब पी मल्टीपल ईपीएस नहीं पकड़ में आती, फिक्र नहीं करेंगे, वो सब आसान चीज है, उसकी दिक्कत नहीं पड़ना पड़ेगा. एक बात. तो आप बोलेंगे चलो ठीक है, मान ली बात. अब किसको बोलूं अच्छा पैरामीटर, किसको बोलूं? तो देखिए पैरामीटर्स तो बड़े सारे होते हैं. मतलब ऐसे समझिए कि 4 मार्जिन होती है और 6 रेशियोज होता है, और हर रेशियोज में कम से कम 5-5 लेके चलते हैं. यदि सब रेशियोज होते हैं तो 30, 40, 45 तो खाली मार्जिन रेशियो मिल जाएंगे. फिर बाद बाकी 25-30 अकाउंटिंग एंट्री होती है, तो बहुत हो गए. तो उतना नहीं पढ़ना है, कोई नहीं पढ़ता है. आज के वक्त में तो कंप्यूटर में एआई आने के बाद में तो आदमी वैसे भी कुछ नहीं करना पसंद करे, क्योंकि सारा सामान तो सॉल्यूशन मिल जाती है आपको. तो
आप ये सोचेंगे साहब कुछ तो देखना पड़ेगा। दो चीज याद रखिएगा, एक को बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस, दूसरे को बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस एनालिसिस। ये लंबी पढ़ाई है, इसका कम से कम 10 घंटे की पढ़ाई करेंगे तो ये सब चीज पूरी तरीके से, बट फिर भी संक्षेप में 2 सेकंड में भी समझी जा सकती है। टाइम सीरीज एनालिसिस, इसका मतलब क्या हुआ, एक कंपनी अपने डिफरेंट टाइम फ्रेम में कैसा परफॉर्म किया है। एक अच्छी कंपनी का कंपेरिजन किससे करेंगे? वेरी डिफिकल्ट टू कंपेयर ए गुड कंपनी विद समवन एल्स। तो व्हाट वी डू इज दैट वी कंपेयर द कंपनी विद इट्स पास्ट। Time series analysis is about comparing the company's data of today's with respect to the past. Time series, अब आपको समझ में आ गया कि साहब किसी कंपनी का, मान लीजिए आप सेल्स चाहते हैं देखना, तो लुक एट दिस, ये कंपनी है रिलायंस का सेल्स, लुक एट दिस सेल्स, लुक एट माय कर्सर एंड देन यू विल से अरे भाई ये तो 10 साल में इसका सेल्स ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स बढ़ गया। इसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस। एक अच्छी कंपनी की पहचान छिपी होती है उसके टाइम सीरीज एनालिसिस में, है ना। अभी इतना ही रखेंगे हम लोग इसको। अब इसको पढ़ने का तरीका होता है कि इसको एनालाइज करना सीखिए। इसके लिए हमको सीखना पड़ता है IRR निकालना। फिर ये आगे कैसे ग्रो करेंगे तो उसके लिए हमें ट्रांसलेशन करनी पड़ती है प्रोस्पेक्टिव IRR में, तो वो अलग है, उसको छोड़ दीजिए। टाइम सीरीज एनालिसिस विल टेल यू ए लॉट अबाउट कंपनीज परफॉर्मेंस, हाउ दिस इज कंटिन्यूइंग। हमने बोला कंटिन्यू नहीं, तो इसके लिए एक शब्द है, वॉरेन बुफे साहब ने लिखा था, उनकी बुक है, आप मेरे पास बुक का PDF कॉपी है, आप बोलेंगे तो मैं भेज दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कॉम्पिटिटिव ड्यूरेबिलिटी। 2 शब्दों का प्रयोग किया वॉरेन बुफे साहब ने, एन एमिनेंट वैल्यू रिसर्चर। नो, उन्होंने एक कहा था कॉम्पिटिटिव ड्यूरेबिलिटी और दूसरा कहा था उन्होंने मोट, फिनेंशियल मोट बोलते हैं नहीं। तो यदि आप पूछते हैं व्हाट इज कॉम्पिटिटिव ड्यूरेबिलिटी, तो उन्होंने कहा कि साहब यदि मैं एक अच्छी कंपनी को खरीद लूं और कंपनी अपने कंपटीशन में औरों के मुकाबले में अच्छा कर रहा है तो मैं कभी बेचूं ही नहीं उसको। जब तक कंपनी अपने कंपटीशन से अच्छा कर रहा है तो आई विल नॉट सेल यू। इस सेंटेंस में 2 बातें छिपी हुई है, एक कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है, टाइम सीरीज एनालिसिस, और कंपनी अपने कंपटीशन से अच्छा कर रहा है, ये देखिए इसका पीएस, यहां पे देखिए पीएस कंपनी इसकी है, तो इसको बोलते हैं क्रॉस रेफरेंस स्टडी। तो एक सेंटेंस में वॉरेन बुफे ने 2 बातें बोली कि साहब यदि कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले में लगातार अच्छा कर रहा है, आप बोलेंगे साहब लगातार अच्छा कर रहा है तो ये तो क्रॉस रेफरेंस हुआ। अरे भाई नहीं, पीयर्स सब डिक्लाइन कर रहा हो तो हम डिक्लाइन करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं हुई ना। पीयर्स यदि डिक्लाइन कर रहा हो, एवरेज परफॉर्म कर रहा हो, तब भी हम अच्छे कर रहे हो नहीं, दैट इज कॉल्ड। सो क्रॉस रेफरेंस स्टडी एंड टाइम सीरीज एनालिसिस, ये दोनों एक सेंटेंस में छिपा हुआ है, जिसके लिए एक वर्ड दिया उन्होंने कॉम्पिटिटिव ड्यूरेबिलिटी, करेक्ट। तो इसको स्टडी करना पड़ेगा। यदि आप किसी कंपनी में ये 2 चीज पाते हैं, यू विल फाइंड या दिस इज वर्किंग फैंटास्टिक, दिस इज वर्किंग फैंटास्टिक, करेक्ट। चलिए, तो बोले ठीक है, चलो ये तो समझ में आता है, लेकिन और भी पैरामीटर्स होंगे, सिंपल पैरामीटर्स नहीं। तो बैलेंस शीट में हम लौट के आते हैं और यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स बड़े पावरफुल होते हैं। उसमें से एक पैरामीटर होता है जिसको कि हम पर्सनली बोले और बहुत लोग रिसर्चर्स जो इसको हैं, इसमें वो रिजर्व को बहुत देखते हैं। रिसर्च क्या है, रिजर्व क्या है? रिजर्व इज, इट टेल्स यू अबाउट द पास्ट बिहेवियर ऑफ योर बिजनेस। आप देख पा रहे हैं ना, इस कंपनी में इनकी कैपिटल है 6,000 करोड़ का और इन्होंने रिजर्व कितना इकट्ठा किया है, 7,44,000। इसको ऐसे समझिए कि साहब कंपनी ने पूंजी कैपिटल लगाई 6,700 करोड़ रुपीस का और ये पूंजी कन्वर्ट हुई इस तरह की प्रॉफिट में। ऐसे बोले प्रॉफिट बोलेंगे साहब तो बोलेंगे डिविडेंड दिया, सो वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिविडेंड देने के बाद जो पैसे आपके पास बचते हैं, दैट इज व्हाट यू कीप इन योर रिजर्व अलोंग विद सम अदर एंट्रीज आर आल्सो देयर। ये आप बोलिए कि व्यवसाय करने का आपका जो कैपिटल था वो 6,000 करोड़ का कैपिटल था और व्यवसाय के फल स्वरूप, है ना, the return of that capital is basically put into your reserve। तो इतनी बड़ी बिजनेस हुई। गुड कंपनी का रिजर्व विल टेल यू लॉट। मैं एक खराब कंपनी निकालता हूं आपको तो एकदम विजिबल हो जाएगा। ये कंपनी सब लोग जानते हैं, हालांकि ये कंपनी के समय बड़े अच्छे बदल रहे हैं, है ना। तो हम बात जब करेंगे टर्न अराउंड के बारे में तो वहां पे दिस विल बी मोर विजिबल। आप बोलेंगे साहब यदि ये कंपनी का आप बैलेंस शीट दिखाइए तो कैसा लगता है, और आप खुद बता सकते हैं कैसा लगता है। नहीं, आप देखेंगे साहब बैलेंस शीट में तो इक्विटी कैपिटल तो सर उतना ज्यादा नहीं है, हाँ थोड़ा सा इक्विटी कैपिटल बढ़ाया है आपने, 1,000 करोड़ रुपए के आपने इक्विटी कैपिटल, पैसा आया, अच्छी बात है। पूंजी आती है तो अच्छी बात है, बिकॉज वंस यू हैव अ कैपिटल यू विल यूज दिस फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। तो कैपिटल आने के बाद तो बात करेंगे, लेकिन कैपिटल आई है तो क्या देख पा रहे हैं,
ये कंपनी के तो फायदे रिजर्व में है नहीं, ये तो नुकसान में, ये थोड़ा सा भी इंप्रूव किया ना तो दाम भी मूव कर गया, देखिएगा आप, अभी मैं दिखाता हूं, 2 मिनट रुक जाइए। तो ये पैसे कहां गए मेरे दोस्त, ये पैसे कहां गए आप पूछेंगे, तो पैसे गए हमारे, ये प्रॉफिट ही खत्म है कंपनी की। आप देख पा रहे हैं, कंपनी की प्रॉफिट नहीं है पुराने वर्षों में, टाइम सीरीज एनालिसिस, एंड दिस ट्रांसलेट्स इनटू योर रिजर्व, व्हिच रिजर्व एक्सप्लेन्स यू कि साहब देखिए इस कंपनी, रिजर्व विल टेल यू अ लॉट। और जब जब रिजर्व में खास मूवमेंट होता है, यू कैन कोरिलेट दैट रिजर्व एक्टिविटी विद द पीएल अकाउंट, कि रिजर्व में कोई खास परिवर्तन हो रहे, जैसे यू कैन सी हियर, कुछ तो गड़बड़ किया आपने यहाँ 14-15 में, क्या गलत किया आपने कि आपकी रिजर्व कुछ इस तरह से डिटोरिएट कर गई। 12-13 में क्या किया कि रिजर्व में इतना बड़ा लॉस हो गया आपका। 23-24 में आपने क्या किया, रिजर्व में इतनी बड़ी। यदि आप चाहते हैं देखना तो पीएल अकाउंट देखिए, और चाहते हैं देखना तो उसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस में देखिए, यू विल फाइंड अ ट्रेंड इनटू दैट। एक ट्रेंड मिल जाएगी कि साहब ये लॉसेस कहां जा रहे हैं। और याद रखिए, यदि कंपनी की बैलेंस शीट में पैसे नहीं है, पीएल अकाउंट में पैसे नहीं है, तो जो भी प्राइस है उसको दूर से नमस्ते करना है। क्योंकि वो प्राइस क्या है, जिसको आप बोलते हैं ना कि बहुत लोग जॉबर होते हैं, बहुत लोग क्या ट्रेडिंग करके प्राइस को जैक कर देते हैं, सब जो भी सुनते हैं, पॉसिबल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल है। कहां पॉसिबल है मैं दिखाता हूं, कहां पॉसिबल दिखाता हूं, लेकिन पॉसिबल है। और पॉसिबल है तो आप मान सकते हैं, यदि नंबर नहीं है तो उसको टिका के रखना बहुत मुश्किल चीज होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया रिजर्व देखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज। आप बोलेंगे साहब कहां पे प्राइसेस को जैक कर देते हैं, ये कैसे मालूम चलेगा। टेक्निकल के लोग आपको बड़ी जल्दी बताएंगे कि साहब हम वॉल्यूम को ट्रैक करते हैं, और वॉल्यूम ट्रैक करके हम बता सकते हैं कि प्राइस की मूवमेंट कहां से कहां होने वाली है। लेकिन एक बात कभी कभी हम लोग ध्यान में नहीं रखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं एक कंपनी दिखाता हूं, अभी से 1 साल पहले की बात है ना, इस कंपनी में के बारे में सब लोग जानते हैं, अदानी ग्रुप के बारे में सबको पता नहीं। अब इसमें से कोई भी उठा लीजिए, मान लीजिए हम अदानी का कौन सा उठाऊं, अदानी पोर्ट उठा लेता हूं, है ना, ये सब जानते हैं, अच्छी कंपनी है, सब देख लेंगे 2-3 बार में। आप पाएंगे साहब अदानी पोर्ट कंपनी में क्या खासियत है, दाम तो इसकी भागे, गोली की तरह भाग गई, तो इसमें कुछ खासियत तो जरूर होगी। आइए इसका खासियत देखते हैं, कहां पे छिपी हुई खासियत इसकी। बहुत सारी चीज बताने के लिए है, लेकिन कम समय में कुछ चीज बताना है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज देख पा रहे हैं, प्रमोटर 65% इसने होल्डिंग रख रही है अपने पास में, एफआई 14% इसने रख लिया। ये 65 + 40 कितना हो गया, 80% निकल गया। ये एफआई कौन है आपको पता है हमसे बेहतर, है ना, आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। ये तो पीछे 17% 18% था, देख पा रहे हैं ना। अभी ये करीबन आप देख रहे हैं ना 80% का प्रमोटर, और एफआई कौन है आपको पता है। इसके बाद डीआई मतलब म्यूचुअल फंड और वगैरह वगैरह हो गए, ये भी ट्रेड कम ही करते हैं, तो लेके चले 92% तो आपकी होल्डिंग गायब। भाई ये जो प्रमोटर्स के एफआई और डीआई की होल्डिंग है, ये किस काम किस वक्त बेचेंगे, ये डेली ट्रेडिंग नहीं करते हैं नॉर्मली, ये भी होल्ड करते हैं। देख लीजिए आप एफआई का होल्डिंग देख लीजिए, टिका हुआ है लंबे समय तक में। तो बाजार में होल्डिंग है कहां साहब, 8% की होल्डिंग पब्लिक के पास में है। और जब बाजार में स्टॉक नहीं है, लिक्विडिटी नहीं है, और तब आर्टिफिशियल लिक्विडिटी क्रिएट करके यू कैन जैक अप द प्राइस। जब जब आप पाते हैं कि मार्केट में किसी स्टॉक की लिक्विडिटी ही कम होती है, स्टॉक का फ्लोट कम होता है, स्टॉक के फ्लोट कम होंगे, तो वैसे स्टॉक में बड़े केयरफुल रहिए। मैं एग्जांपल और देता हूं आपको, है ना, जैसे अदानी में सारी कंपनी में आप देखिएगा, आप खुद करें इस काम को, एंड आई विल गिव यू एक, बाबा रामदेव का कंपनी का नाम क्या है, उन्होंने खरीदा था उसमें एनसीएलटी में, किन्हीं को याद होगा कंपनी का नाम क्या है, रुचि सोया प्रोबेबली। हाँ करेक्ट, रुचि सोया। तो रुचि सोया का नाम इन्होंने बदल करके रखा, उनका योग वाला क्या है उसको बोलते हैं पतंजलि। यस यस, है ना, वो कंपनी का नाम रखा पतंजलि फूड। बिल्कुल सही कहा आपने, वो कंपनी वही रुचि सोया थी, उस कंपनी का नाम रखा। अब आप देखिए इस कंपनी में, इसका प्राइस आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, है ना। क्या लोग मैनेजमेंट पढ़ के आते हैं, ये देखिए प्राइस कैसे मूव करा के दिखा दिया, नहीं देखा है प्राइस, यहां तक कंपनी तो बीमार थी, छिपी हुई थी, इसके परफॉर्मेंस में छिपी हुई थी जरूर, बट छिपी हुई थी इसके शेयर होल्डिंग में। आप बताइए बाजार में फ्लोट है, बाजार में फ्लोट ही नहीं है साहब। सेबी का नियम है, यदि आप एक एनसीएलटी कंपनी एक्वायर करते हैं तो आपको एक समय दिया जाता है, इन दैट पीरियड
उस वक्त में आपको कूलिंग पीरियड, यू विल स्लोली सेल योर स्टॉक्स, मार्केट में आप धीरे धीरे स्टॉक छोड़ेंगे। तो शुरुआत में तो इसकी होल्डिंग ही नहीं थी मार्केट में, पब्लिक देख रहे हैं ना, धीरे धीरे जब होल्डिंग नहीं थी मार्केट में, फ्लोट नहीं था, तो ऐसी कंपनी के शेयर्स में दो ही खतरा है, याद रखिएगा। एक खतरा क्या है, कहीं डिलिस्ट नहीं कर दे प्रमोटर ने, ये खतरा है ना। यदि बाजार में फ्लोट नहीं है तो एक खतरा है। आप याद कीजिए 2-2.5 साल पहले जब अदानी पावर का दाम था कुछ 120 रुपए के आसपास में, तो बाजार में ये न्यूज काफी चली थी कि कहीं डिलिस्ट नहीं हो जाए। डिलिस्ट कब हो सकती है, जब बहुत डिस्प्रपोर्शनेट शेयर्स पड़े होते प्रमोटर के पास में, तो थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन यदि डिलिस्ट नहीं होती है तो याद रखिए कि प्रमोटर ने अपने पैसे को नुकसान में नहीं बेचना है, नहीं तो प्राइसेस देख रहे हैं। अभी थोड़ा थोड़ा इन्होंने यहाँ पे वो बाजार में फ्लोट को दिया है ना, ऑफलोड किया है ना। इसको क्या बोलते हैं, आईओपी के बाद में एफपीओ बोलते हैं, आईपीओ के बाद में एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। उन्होंने फॉलो ऑन ऑफर फॉर सेल, ये ओएफएस हो गया, ऑफर फॉर सेल है ना, ऑफर फॉर सेल करके इन्होंने अभी ये थोड़ा सा और डाइल्यूट होगा है ना, ये 60% से नीचे आनी चाहिए या 65% नीचे आना चाहिए। फ्रूट में कितना है आप चेक कर लीजिएगा, उससे नीचे आना चाहिए, तो स्लोली इट विल कम। तो प्राइस, तो जब बाजार में आपके फ्लोट के शेयर नहीं हो तब आपको बाजार को उस स्टॉक को अलग ढंग से देखनी है। एक कंपनी और दिखाता हूं आपको। ये कंपनी किसी समय में हम कलकत्ता में थे और इस कंपनी से हमारा ताल्लुका थोड़ा सा किसी दूसरे कारणों से हमारा हुआ। ये कंपनी का नाम आप सबने सुना होगा, जो ईस्टर्न इंडिया में काम करते रहते हैं, दे ऑल नो दिस ग्रुप, फैंटास्टिक ग्रुप है ना। इस कंपनी में सब कुछ बहुत बढ़िया है। इस कंपनी का कैपिटल देखिएगा तो थोड़ा डर लगेगा है ना, डरने वाली चीज है। और इस कंपनी में इतना छोटा कैपिटल में फ्लोट कहां होगा, कुछ भी नहीं होगा फ्लोट ना भाई। जब कैपिटल आपके 5 करोड़ का हुआ, उस 5 करोड़ में से 65% हमने रख ली, तो 3.5 करोड़ कैपिटल तो खत्म हो गया, वो ट्रेड होता नहीं है। तो 2.5 करोड़ के कैपिटल में ट्रेड यदि करते हैं तो कितनी वोलेटिलिटी होगी आप अंदाज लगा के देख सकते हैं। नहीं, आप अंदाज लगा के देख सकते हैं, ये वोलेटिलिटी हो सकती है। तो याद रखिए, एक अच्छी कंपनी और खराब कंपनी के परफॉर्मेंस में प्राइस का योगदान नगण्य होता है ना, इट हैज वेरी लिस्ट इंपैक्ट। उसके कारण कहां छिपे हुए उसमें आप देखेंगे, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अच्छा, फिर अपने एक बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि एफआई और डीआई आर वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हम भी मानते हैं इस बात को, हम भी मानते हैं। तो यदि हम एक स्क्रीन तैयार करते हैं और बोलते हैं साहब हमें ऐसी कंपनी का नाम बताओ जहां पे कि एफआई की होल्डिंग जो हो वो लेके चलिए कितना, 10% से ऊपर वालों को तो अच्छा मानेंगे। 10% से ऊपर इज ए गुड नंबर है ना। नॉर्मली एफआई की होल्डिंग इंडिया में 25%, 30%, आपको कहेंगे 50 भी मिल जाएंगे, बट 10% से ऊपर इज ए गुड होल्डिंग है ना। प्रमोटर के पास भी तो आपके पास में 50% के आसपास, 40% के आसपास तो होना चाहिए, और होते भी हैं। तो मोटर एफआई होल्डिंग 10% से ऊपर रखते हैं, तो 10 का मतलब 10% नहीं पढ़ा तो अपने 10% क्या लिखना पड़ेगा, नहीं पढ़ा था। अच्छा, एफआई भी नहीं पढ़ पा रहा है, तो एफआई के बदले में क्या लिखा उन्होंने है ना, एफआई के बदले में एफआई होल्डिंग लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा है ना। तो 444 कंपनी में 10% से ऊपर की होल्डिंग हो गई, तो ये मजा नहीं आया। तो फिर आपने कहा कि ऐसा करें ना कि थोड़ा ऐसा लगा के दिखाई कि एफआई की होल्डिंग जो चेंज हो रही हो, मतलब जो बदलाव हो रहा हो, वो 2%, 3% से ज्यादा हो। अब इसका मतलब कि एफआई की होल्डिंग भी है और एफआई होल्डिंग लगातार 3% से बढ़ भी रही है। अभी कंपनी होगी निर्दिष्ट हो, कुछ तो बात है। रिसर्च कीजिए ना, रिसर्च करके देखिए ये कंपनी में एफआई ने इंटरेस्ट क्यों बढ़ाया है, इसकी वजह क्या है। एक बात याद रखिएगा, दिस इज पैरामीटर, इट इज नॉट द कंक्लूजन, लेकिन ये बड़ी पावरफुल पैरामीटर में है। हम लोग ऐसे ही बोलते हैं कि साहब इसको छोड़िए, प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ रही है। प्रमोटर की होल्डिंग यदि बढ़ रही है, यदि आपने पाया प्रमोटर की होल्डिंग, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग अच्छा रहता, नहीं, चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग यदि 5% से ऊपर है, ये बहुत बड़ी विषय हो गया। 5% से ऊपर प्रमोटर होल्डिंग मतलब प्रमोटर अपने व्यापार में इंटरेस्ट दिखा रहा है। यदि आप ऐसा देखते हैं, 18 कंपनी है, स्टडी कीजिए, कंपनी को अपना इंटरेस्ट, प्रमोटर को इंटरेस्ट इस कंपनी में है, तो क्या वजह है। He is the one who looks after everything. He has got the best insider information. किसी प्रमोटर से बेहतर इंफॉर्मेशन किसी एनालिस्ट को नहीं मालूम है, बात खत्म। किसी प्रमोटर से बेहतर इंफॉर्मेशन किसी एनालिस्ट को नहीं मालूम है। तो प्रमोटर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा है ना। आई रिमेंबर कुछ 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले की बात है, जब ये कोविड का समय था, आप उस समय का ट्रैक कीजिएगा न्यूज, अभी भी गूगल में ही न्यूज होंगे। एक कंपनी थी HFCL नाम से, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक,
और हिमाचल फिशरीज के प्रमोटर जो है सो उस समय में इसका दाम कुछ 16 रुपए के आसपास का दाम था, प्राइस टूट गई थी, और वो हर महीने में 10 लाख का क्रीपिंग एक्विजिशन, मतलब 10 लाख के शेयर्स, 10 लाख शेयर्स हर महीने में, और जब प्रमोटर खरीदते हैं तो उनको नोटिफाई करना पड़ता है उनको एक्सचेंज को। तो एक्सचेंज के रिपोर्ट में देखा गया कि साहब 10 लाख शेयर्स लिया, फिर 10 लाख शेयर्स लिया, तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई साहब, ये चक्कर क्या है, क्यों? प्रमोटर शेयर्स लेने का मतलब ही नोज समथिंग व्हिच अदर्स आर नॉट नोइंग। खास ख्याल रखिएगा, जब कभी ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी निशानी होती है, करेक्ट ना? ये बात खास ख्याल रखिएगा। तो जब बात करते प्रमोटर का, तो वहां पे एक बात और आती है ना, एक बात और आती है वहां पे, और वो बात आती है, अच्छा समय तो काफी नजदीक आ गया है तो मैं 2 करके फिर फोरम को ओपन कर दूंगा, है ना। तो एक बात और आती है वहां पे, और वो बात होती है कि साहब प्रमोटर का यदि इंटरेस्ट ऐसा है और प्रमोटर ही नहीं हो तो क्या होगा? नहीं, इंटरेस्टिंग चीज, कंपनी जहां पे प्रमोटर नहीं है इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब होती है। जैसे आप बोले प्रमोटर यदि नहीं हो तो फिर क्या होगा? प्रमोटर नहीं हो तो 2 ही चीज होती है, या तो कंपनी बहुत अच्छी होगी या कंपनी वाहियात होगी, है ना। मैंने कहा कि 10% से कम होल्डिंग वाली कंपनी, हालांकि 10% तो अच्छा, चलो 10% ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग कम हो तो या तो कंपनी बहुत अच्छी होगी या कंपनी बहुत खराब। जैसे आप आईसीआईसीआई बैंक, कोई प्रमोटर नहीं है ना। आप पूछे एल&टी, कोई प्रमोटर नहीं है, तो कंपनी या तो बहुत अच्छी होगी या फिर कचरा हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो बी वेरी केयरफुल, यदि प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है तो वहां पे आपको बात बाकी, प्रमोटर नहीं है तो फिर कंपनी को चला कौन रहा है ना, यू मस्ट सी दिस। और वहां पे या तो बिल्कुल अच्छा कंपनी नजर आएगा या बिल्कुल बड़ा, बीच बीच का कंपनी नजर आपको नहीं आएगा, वेरी केयरफुल। अब आखिरी में थोड़ा सा 1-2 और हम स्क्रीनर लगा देते हैं ताकि आपको सुविधा हो, करेक्ट ना। किसी भी कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट हम पर्सनली मानते हैं वो होता है सेल्स। कंपनी की सेल्स अच्छी हो तो फिर बाद बाकी बहुत चीज इंप्रूव हो जाता है। आप याद कीजिए, यदि आपने वॉरेन बफे को फॉलो किया हो, या इंडिया में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि डिफरेंट फंड हाउसेस के साथ मेरा भी ताल्लुकात है, तो फिर हमें नाम किसी का लेना सही नहीं लगता है, कंपटीशन में सब लोग रहते हैं एक दूसरे से। इंडिया में भी बड़े सीनियर रिसर्च, वैल्यू रिसर्च के लोग हैं, फंडामेंटल बहुत जबरदस्त ब्रेन्स इंडिया में भी हैं। तो एक बात सब लोग बोलते हैं कि साहब यदि कंपनी की जो अपनी कोर इनकम है, यदि वो इनकम सही है तो कंपनी अच्छी है। कंपनी की नॉन कोर इनकम यदि हो, वो अच्छी हो, तो उसको बहुत लोग अच्छा मानते हैं, कुछ लोग अच्छा नहीं मानते। जैसे वॉरेन बफेट साहब बोलते थे कि कंपनी की नॉन कोर इनकम अच्छी हो तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, कोर इनकम अच्छी होनी चाहिए। तो कोर इनकम मतलब सेल्स में हम देख रहे हैं, नॉन कोर इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सब बातें थोड़ा बहुत पीएल अकाउंट देखने से पकड़ में आ जाती है। मैं मान के चलता हूं कि आपको इसके बारे में जानकारी है, सिंपल चीज है। तो सेल्स की बात करते हैं, तो सेल्स में हम केवल सेल्स में ग्रोथ देखते हैं, है ना। तो सेल्स ग्रोथ में ग्रोथ देखने का तरीका होता है, ये बहुत पावरफुल तरीका है। सेल्स ग्रोथ जो हमारा इस साल का हो, इस साल मतलब 23-24 की बात कर रहा हूं, वो सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल के मुकाबले ज्यादा हो। देख रहे हैं, नजर आपको आ रही होगी, मैंने लिखा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ जो इस साल की हमारी है पिछले 3 साल से बेहतर है। और फिर मैं बोलता हूं कि पिछले 3 साल से जो था उससे वो जो है पिछले 5 साल से बेहतर है। यू कैन सी द ग्रोइंग सेल्स। नो, सेल्स अच्छा हो क्या मतलब? सेल्स अच्छा हो, नंबर्स इज नॉट अच्छा, नंबर्स मींस द इंक्रीज इन द सेल्स नंबर का मतलब ये अच्छा नंबर है। तो सेल्स ग्रोथ का नरेशन लिखा हमने कि ये आज जो है 3 साल से बढ़िया हो, 3 साल जो है सो पिछले 5 साल से बढ़िया हो। यदि ऐसा हो और साथ में उस कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर भी हो, वो जो हो आज जो हो अर्निंग पर शेयर वो पिछले 3 साल से बढ़िया हो, और 3 साल वाला पिछले 5 साल से। ये हम क्या कर रहे हैं, एक सिमेंटिक तैयार कर रहे हैं जो ये बताता है कि साहब हमारे बिजनेस में ग्रोथ भी है, सेल्स का भी, और ट्रांसलेशन मतलब कि ट्रांसलेशन को बोलते हैं पैट एफिशिएंसी, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पैट नहीं, इसको बोलेंगे नेट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन बोलेंगे। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी आप देख पा रहे हैं एफिशिएंसी, और सेल्स में भी एफिशिएंसी देख रहे हैं। तो ये बड़ा कंसिस्टेंट थ्योरी है। और देखिए इतनी कंपनी है, करिए रिसर्च, करिए ट्रेडिंग, कोई तकलीफ की बात नहीं है। ये कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रही है, तो एक बात मन में आता है कि साहब ऐसी कंपनी में आपको काम करने में बड़ा अच्छा लगेगा। मैं एग्जांपल लेके कोई भी कंपनी निकाल दिया हमने, आप देख लिया नहीं, आप बोले चलो ठीक है सेल्स देख लिया, प्रॉफिट देख, थोड़ी बहुत बातें पकड़ में आ गई, तब आप बोलते हैं साहब कंपनी खरीदू कि नहीं खरीदू, है ना। ये हो गया पोर्शन वैल्यूएशन का। एक अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं खरीद लेना है, अच्छी कंपनी महंगी होगी नहीं खरीदना है, अच्छी कंपनी सस्ती हुई खरीद लेनी है। हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल का, ट्रेडिंग की बात अभी नहीं किया है। तो अच्छी कंपनी महंगी और सस्ती कब है, ये पढ़ने के लिए हमें अलग चैप्टर होता है फंडामेंटल में, दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन।
वैल्यूएशन दो प्रकार का होता है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट, लंबा सब्जेक्ट थोड़ा होगा, उसको कट शॉर्ट करते हैं। एक जो पैरामीटर मैं भी बताऊंगा आपको, वो सब लोग प्रयोग करते हैं, एवरीबॉडी। मतलब आप इंडस्ट्री में ऐसा एक आदमी नहीं मिलेंगे जो पी मल्टीपल के बारे में नहीं बात करते। पी मल्टीपल इज द मोस्ट पावरफुल पैरामीटर इन द रिलेटिव वैल्यूएशन सेगमेंट। तो आइए इस कंपनी का हम पी पैरामीटर देखते हैं, और तब आप बोलेंगे साहब यदि इसको लंबे समय के लिए देखें नहीं तो अच्छा रहेगा, मैक्सिमम समय के लिए देखेंगे तो अच्छा नजर आएगा। और ये कंपनी का ये पी है ना, पी रेशियो है। आप क्या पाते हैं, देखिए इस कंपनी का पी रेशियो जो मीडियन पी है वो 45 है, और ये कंपनी अपने मीडियन पी से थोड़ा नीचे चल रहा है, अभी 37 का पी है नहीं। और कंपनी को एवरेज जो पी मिली है वो भी एवरेज पी कितनी मिली है, कंपनी की जो एवरेज पी है वो तकरीबन एवरेज पी कहां गया, एवरेज पी रेशियो प्राइस, एवरेज पी नहीं दिया इसमें, है ना। एवरेज पी ऊपर भी नहीं है क्या, एवरेज पी से, है ना। तो ये चीज देखते हैं साहब, कंपनी की एवरेज पी क्या है, कंपनी की मीडियन पी क्या है, और कंपनी का आज पी क्या है। यदि आप कंपनी का आज का पी उनके मीडियन और एवरेज पी से नीचे पाते हैं तो आप मान सकते हैं कि कंपनी का ये है, इसका मीडियन पी, ये एवरेज पी है, देख रहे हैं, ये 45 मीडियन पी, करेक्ट, ये 45 मीडियन पी है, इसका एवरेज पी का नंबर होना चाहिए था, मे बी इस स्टॉक का नजर नहीं आ रहा है ना, इस स्टॉक नजर नहीं आ रहा है, बट एनीवे, है ना। एवरेज पी, मीडियन पी और प्रेजेंट पी, एक तो ये आप जरूर देखिए, उससे आपको कंपनी में क्या वैल्यूएशन मिलती आई है और किस वैल्यूएशन पे आज वो टिका हुआ, ये आपको पकड़ में आ जाती है। और एक चीज यहाँ पे देखना होता है कि साहब पी जो है वो इंडस्ट्रियल पी, हर कंपनी की अपनी पी जो होती है इंडस्ट्री के बराबर के हिसाब से चलती है, नहीं इंडस्ट्री मतलब उस सेक्टर का पी। जैसे मैं बताऊं यहाँ पे कि साहब इसी में हमको ऐसा आप कंपनी बताएं, है ना, कहा गया वो वाला, वो जो हमने बनाया था वो चला गया, वो छिप गया, चलिए कोई बात नहीं, हम अभी बताते हैं साहब, हमें ऐसी कंपनी का लिस्ट दिखाइए जिस कंपनी का पी मल्टीपल, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, उसके इंडस्ट्रियल पी मल्टीपल से, सेक्टर पी मल्टीपल से कम हो, मतलब जो सेक्टर की वैल्यूएशन है उससे कम हो। इतनी कंपनियां हैं, ये कंपनी इंडस्ट्री से कम की वैल्यू पे है, इसका मतलब ये सस्ता है, सस्ता नहीं है, ये कंपनी इंडस्ट्री के वैल्यू से कम पी मल्टीपल पे है। अब कम होने की वजह तो हो सकती है, या तो कंपनी ही खराब हो या कंपनी अंडर वैल्यूड हो, कंपनी खराब हो या कंपनी अंडर वैल्यूड हो। तो आपको उस वक्त ये आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि इफ द कंपनी इज नॉट गुड, कैसे यू आर एबल टू सी द डिफरेंट पैरामीटर्स, रेशियोज, मार्जिन्स को देखते, स्टडी करते, देन यू से ओ माय गॉड दिस कंपनी इज नॉट डूइंग गुड। तो then you will say okay this undervaluation is effectively logical, it should be। लेकिन कंपनी के पैरामीटर इज लुकिंग नाइस एंड गुड, सेल्स इज लुकिंग गुड ना, मार्जिन्स आर गुड एंड स्टिल इट इज कमांडिंग लेसर पी। इसलिए उस वक्त में यू मस्ट रीड द न्यूज अबाउट दैट, ऑडिटर्स रिपोर्ट पढ़िए। इफ यू आर एबल टू कन्विंस नहीं साहब चीजें ठीक हैं लेकिन ये अंडर वैल्यूड है फॉर सर्टेन रीजन, बिकॉज मार्केट में इस तरफ ध्यान शायद नहीं गई है, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड अंडर वैल्यू। So there are many ways through which you can identify a good stock and bad stock। हमने जो डिस्प्ले किया, सैंपल किया, जस्ट है ना, कुछ सैंपल आपको डिस्प्ले किए, बट याद रखिएगा एक बात, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट ये फर्स्ट नहीं होते हैं, है ना। एक एग्जांपल से आप 4000 कंपनी को यू कैन नॉट जस्ट रूल इट आउट। क्यों? हर पीएल अकाउंट में 3 एंट्री ऐसी होती है which tells you about the relationship between that company and the rest of the world, tax, dividend and interest, तो उस पे खास ख्याल रखनी है। एंड देन देयर आफ्टर विद इन दैट कंपनी द पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो, इट रिवील्स यू एवरीथिंग। आप बोलेंगे साहब सत्यम क्यों नहीं पकड़ लिया? जिसको मालूम था उनको मालूम था, यस, जिनको पता था उनको पता था, दुनिया ने नहीं देखा तो नहीं पता था, करेक्ट। तो कुछ अकाउंटिंग प्रोसेस भी चेंज हुए, ये भी बात है, दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, आज इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आज की जो पीएल अकाउंट का जो बैलेंस शीट का आप देख पा रहे हैं, to certain extent, to a very big extent, you will be able to conclude कि साहब इस कंपनी का डायरेक्शन कैसा है। And thereafter, if the company is good, you can design and decide whether you should trade or should invest. You can do that. If the company is not good, then it's your choice to go and take risk. It's your money. नहीं, तो ये कुछ तरीके थे decipher between deciphering the good and bad company. Now, forum is open for your questions. If you have any question, please feel free. जी, मनोज बोल रहा हूँ सर। अभी अपने लोग जो अभी स्किनर लगाए तो मैं उसका माल मसाला, मेरे को तो प्रोटीन इंडस्ट्री बड़ी अच्छी और बड़ी सस्ती लग रही है। ये कंपनी न्यूज में काफी दिन से है, अब दाम भी बढ़ गई है। दाम बढ़े नहीं है, अगर तुम 2-3 साल का देखो तो वन ऑफ द लोएस्ट प्राइस में मिल रहा है।
मिल रहा है। इसमें इसके मैनेजमेंट का एक दूसरा स्टोरी है, उस कारण से भी सर प्रॉब्लम है इसका। ओके 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 मैनेजमेंट का भी तो एक इशू है। ओके सर 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 वो आपने जो बताया था ना, जो प्रोमोटर होल्डिंग, if you can remember couple of months back when some of the companies in I couldn't recall the names, तो उधर promoter लोग had started selling shares, and those some of the experts were saying कि अरे कुछ गड़बड़ है, मार्केट गिरेगा इसलिए बेच रहा है. So what could be the reason, right? Because if the company is good and the promoters are basically selling shares, मतलब वो तो public के हाथ में ही आएगा. So that should be good for the company as well as the investor. Then why that? देखिए, दो बातें यहाँ पे है, इसको इस तरह से देखना है कि प्रमोटर कंपनी में शेयर एक्वायर कर रहे हैं, तब तो ये इट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि यदि कंपनी का जिसके पास सारे इंफॉर्मेशन है एंड इफ इज एक्वायरिंग द बेस्ट ऑफ द स्टॉक फ्रॉम द मार्केट, तो ये तो कॉन्फिडेंस देता ही देता है, ये तो लॉजिकल सी बात है। प्रमोटर अपने शेयर्स कब बेचते हैं? एक तो यदि प्रमोटर को वास्तव में सिग्नल लगता है कि साहब ही इज नॉट गोइंग टू मेक मनी इन द बिजनेस, तो प्रमोटर शेयर बेचता है। ध्यान रखिएगा, अब प्रमोटर जब शेयर बेचता है तो कहां बेचता है? एक बेचता है यदि आपने बेचा, हमने खरीदा, आप भी प्रमोटर एक्स कंपनी के, हम भी प्रमोटर वाई कंपनी के, तो लुक एट द स्ट्रेंथ ऑफ वाई कंपनी फर्स्ट। वाई कंपनी को क्या इंटरेस्ट एक्स कंपनी में? यदि वाई कंपनी का बिजनेस मॉडल एक्स से बेहतर है, दिस मींस वाई कंपनी इज गोइंग टू हैज सीन सम वैल्यू इनटू दैट, क्योंकि कोई पैसा बर्बाद नहीं करेगा। बट प्रमोटर इज सेलिंग इन द मार्केट, तब तो थोड़ा सस्पिशियस हो जाते हैं हम लोग कि साहब प्रमोटर मार्केट में डाइल्यूट क्यों कर रहा है अपना पोजीशन। यदि उसने अपने प्रॉफिट बुकिंग करनी ही है या फिर लोन कम करना है, तब तो इट लुक्स समवॉट लॉजिकल। आप शेयर बेचते हैं और आप अपना लोन बुक को कम कर रहे हैं, दैट लुक्स ओके फाइन। ये एक तरीका है कैपिटल को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करने का। बट आपकी सेल्स घट रही है, पैरामीटर्स कमजोर हो रहे हैं और आप कंपनी के स्टॉक को बेच रहे हैं, प्रमोटर स्टॉक बेच रहा है या लीन कर रहा है, तो इट रेजेस लॉट ऑफ सस्पिशन। और उस वक्त में मतलब we'll have to compare all the other parameters, उसके बाद हमको conclusion में आना चाहिए कि why he is selling the shares or not, that is good or bad. Okay, thank you. मैं एक एग्जांपल और यहाँ पे देता हूँ, जो मैंने एग्जांपल दिया HFCL का। रिसर्च करने पे मालूम चला कि HFCL कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो एमडी हैं, ही इज ऑन द बोर्ड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसका रिलायंस जियो जो उनकी थी ना, रिलायंस जियो के बोर्ड पे इसके डायरेक्टर हैं। एंड रिलायंस जियो के इन्वेस्टमेंट जो है, रिलायंस जियो इन्वेस्टमेंट इनके HFCL कंपनी में है। क्रॉस रेफरेंस आप पढ़िए इस चीज को कि साहब एक्स कंपनी का इन्वेस्टमेंट वाई में है, वाई का एक्स में है, और कंपनी कौन है? रिलायंस है। इमेजिन, और वो सबसे बड़ी कंपनी टेलीकॉम की है। तो आप जब कंपनी के स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्यों खरीद रहा है, बेच रहा है, तो देन इट रिवील्स लॉट अबाउट दैट। तो इसलिए वहां पे वो सारे पैरामीटर्स देखने से सुविधा हो जाती है। Okay. चलो, अपने पास यहाँ काफी कम ऑडियंस है, लेकिन मैं मतलब ये जो प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद मेरे को ये लग रहा है कि अगर इस टाइप के जो भी नॉन फाइनेंस गाइस हैं, अगर उनको थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, तो ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो सकता है। लोग जो भी स्टॉक मार्केट पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उनमें काफी कॉन्फिडेंस आएगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा। और क्या होता है कि जैसे दीपक सर ने किया है, तो हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, और डॉक्टर्स का मेन प्रोफेशन जैसे अपना अलग हो गया, लेकिन अपने लोग देख रहे हैं कि अपने DIY ग्रुप है या अलग अलग ग्रुप में कि बहुत लोग स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में इंटरेस्टेड रहते हैं। और जिनको भी ये थोड़ा सा अपना सेकंड लाइन ऑफ नॉलेज अगर खड़ा करना हो, मैं दिल से बता रहा हूँ कि मेरे को ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में, चलती भाषा में, न कोई जार्गन्स, न कोई जुमले यूज कर किस तरह से अपने लोग अलग अलग हो सकता है कि हाँ ठीक है, मेरा ये मानना है जो हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे कि अपने अगर उसका आउटकम रखें कि ठीक है, किस तरह से अपने मल्टी बैगर चूज करें या किस तरह से ऐसा कुछ करें ताकि लोग थोड़ा सा अपना नॉलेज भी एक्वायर करें और इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट भी करें, तो मेरे ख्याल से लोगों को काफी ये अच्छा लगेगा। मेरा मानना ये है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो छुट्टी कर सकते हैं सर। एक्चुअली बहुत सही है सर, बिकॉज पीपल गो इनटू मल्टीपल पेड पोर्टल्स एंड ऑल। सिंपल screener.in जो आपने बताया और पैरामीटर्स जो फिल्टरिंग बताया, इट कैन मेक वंडर्स। एक्चुअली
once आपके जो filters आपने apply किए, you'll come to know which stocks to trade or invest into. So majority of things are sorted out, sir. Actually, मैं आपको बताऊं कि ज्यादा नहीं 7 या 8 कॉम्बिनेशंस ऑफ फिल्टर, 7 या 8 तो बहुत सिंपल है, 7 या 8 कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्टर यदि आदमी एक बार 2-3 घंटे का अभ्यास कर ले तो उसके बाद आप कंपनी का सिलेक्शन के लेवल पे तो बिल्कुल आ जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं एक बड़े सीनियर फंड मैनेजर हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के, नाम तो नहीं ले सकता हूं, उन्होंने जो अपना फिल्टर बनाया हुआ है समहाउ, है ना, आई हैड एक्सेस टू हिम, तो मैंने रिक्वेस्ट किया सर कहीं नहीं आपके बारे में बात करेंगे, ये फिल्टर काइंडली हमको दे दीजिए। तो वो फिल्टर में इतने ढंग से उन्होंने फिल्टर करके करते करते 15 स्टॉक पे लेके आता है। तो प्रोसेस यही है, चाहे आप वॉरेन बुफे साहब की बात करें, चाहे आप, उस जमाने में क्या था कि उस जमाने में लोगों को पीएल अकाउंट बैलेंस शीट मिलती नहीं थी, और आज के जमाने में सब कुछ मिलता है, तो इन्वेस्टमेंट करना आसान है आपके वक्त में। मैं एग्जांपल दूं आपको, ये दौर है 1995-1996 का। उस जमाने में हम जॉब में थे और हमारी कंपनी ने हमारा एक मेन ड्यूटी ये लगाया था कि जहां हम तब लुधियाना में पोस्टेड थे, कहा कि पंजाब में जितनी कंपनियां हैं, हीरो होंडा से लेकर थापर ग्रुप, जीसीटी मिल्स, फगवाड़ा, सारी कंपनियां थी, इन सब कंपनी में जाइए और उनका बैलेंस शीट पीएल अकाउंट मांग के लेके आइए, क्योंकि मिलते नहीं थे उस जमाने में। तो इसलिए उस समय के रिसर्चर्स के ऊपर में बहुत ज्यादा ओनस था। अब तो सब कुछ मिलता है आपके पास में। तो एक कोई भी स्क्रीनर आप ले लीजिए, ये जो मैंने यूज किया, आपको भी ट्रेंड लाइन को भी यूज कर सकते हैं, जिसको यूज करें लगातार यूज करें, सो दैट योर आई शुड सेट टू द नंबर्स जहां पे वो लिखा हुआ है, बस। उसके बाद फिल्ट्रेशन इतना आसान हो जाएगा कि यू कैन पिक अप वेरी गुड स्टॉक। 7-8 फिल्टर गुड इनफ। Sir, can you summarize those 7-8 filters एक बार? वो सब जैसे कि 7-8 फिल्टर का कॉम्बिनेशन मैडम बनाना पड़ता है। जैसे सेल्स से शुरू किए, एग्जांपल दे रहा हूँ, सेल्स से शुरू किए तो सेल्स का एंड रिजल्ट है आपके पैट में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। मतलब हम कुछ भी करते हैं मार्केट में, कंपनी के हिसाब से बोलूं तो सेल्स को हम, सेल्स जो हो गया वो आपका टॉप लाइन हो गया, ये तो इल्यूजन है, सच्चाई जो है वो ट्रुथ जो है सो पैट में छिपा हुआ है। तो इस जर्नी में हम कितना फिल्टर लगा सकते हैं, एक तरीका ये हो गया देखने का। आप बोले नहीं इसको मतलब नहीं है, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि सेल्स जब आप करते हैं तो आपको पूंजी चाहिए, बिना पूंजी का तो सेल्स होगा नहीं। तो पूंजी जब ली, सेल्स किया, पूंजी ली, प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद में इन्वेंट्री में डाला, इन्वेंट्री को आपने बेचा क्रेडिट पे तो पैसा आया, और आया तो फिर कैश टू कैश कन्वर्जन हुआ, तो एक कंप्लीट साइकिल हो गई। ये भी एक, तो इस तरह से हम लोग 7 या 8 फिल्टर बनाते हैं। ये सीरीज है नहीं, तो कभी प्रमोटर का होल्डिंग से शुरू करते हैं, प्रमोटर के चेंज ऑफ होल्डिंग से लेकर के एफआई के होल्डिंग पे, डीआई के होल्डिंग पे, ऐसे बनाते हैं। कभी डिविडेंड पे बनाते हैं, कभी क्रॉस रेफरेंस पे बनाते हैं, आपका पी, इंडस्ट्री का पी, मीन पी, मीडियन पी, एवरेज पी, ऐसे लेके चलते हैं। तो सॉरी, मीन और एवरेज देखिए था नहीं, तो आप एक पॉइंट से शुरू कीजिए और उस सीरीज का आखिरी तक फिल्टर लगाते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिल्टर का सीरीज कंप्लीट हुआ। ये हो गया सिंपल तरीका। जब एक्सपीरियंस हमारे और आपके बढ़ जाते हैं तब हम लोग जंप करते हैं। आपने 3 फिल्टर लगाए बैलेंस शीट के, 3 लगाए पीएल अकाउंट के, नहीं तो ये और एफिशिएंटली बिहेव करता है, ये और बेहतर कॉम्प्लेक्स कंक्लूजन को निकालता है। तो फिल्टर का कोई इंट नहीं है, लेकिन इन टू इंट फिल्टर ऐसे ही लगाना चाहिए कि यदि आपने सेल से शुरुआत किया, सिंपल है, तो पैट तक आ जाइए फिल्टर लगाते लगाते, तो ये कंक्लूजन एक बेहतरीन कंक्लूजन हुआ। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से मार्जिन होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, ईबिटा मार्जिन, पैट मार्जिन, तो ये एक सीरीज हो गई। उसी प्रकार से आपकी रेशियोज होती है, लिक्विडिटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कन्वर्टिबिलिटी, लिवरेज रेशियो, कवरेज रेशियो, ऐसे 4 रेशियोज होते हैं, उसके सब रेशियो होते हैं। तो आप एक सीरीज को उठाएं, आखिरी तक जाए, तो वो आपका कंप्लीट पैकेज तैयार होता है। तो वो थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा उसके लिए। थैंक यू सर। तो ये screener.in ये फ्री है सर? हाँ, ये फ्री है। इसमें केवल आपको अपना मेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा, तो उसका बिल्कुल फ्री है। इसमें कुछ सर्विसेज इनके पेमेंट वाली होती है, तो वो उनके लिए दरकार है जिनको कि जैसे नहीं बोलते कि प्रोफेशनल इनपुट मिलता है, तो काफी हाई एंड पे जाकर के दरकार पड़ेगा आपको पेमेंट करने का। जिस लेवल पे हम और आप काम करते हैं, बातें करते हैं, जैसे हमारा काम टीचिंग और ट्रेनिंग का है, हमें कभी दरकार नहीं पड़ा वो पेमेंट वाला सब्सक्रिप्शन खरीदने का, और आपको इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करनी हो तो आपको भी नहीं पड़ेगा। जब जो करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं स्टॉक्स की, और इमीडिएट आपको कुछ कमेंट्री करनी है, लिखनी है, तब थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट ज्यादा सेट करना होता है, तो शायद उनके लिए दरकार पड़ता है। तो ये फ्री रखा हुआ है इन्होंने, तो इसका रिसर्च, इनको एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिल जाता है।
हमारे ट्रैफिक से इनको एडवर्टाइजमेंट से पैसा मिले। ये फ्री है। आपका तकलीफ इतना ही होगा कि आपको दिन में 2 मेल मिलते रहेंगे, उसको डिलीट कर दीजिएगा, बस बात पढ़ लेंगे तो अच्छा Thank है। you. थैंक यू। Hello, जी, can you hear me? yeah, I can hear you. Actually, good evening. It was a very good presentation. ऐसा लगा कि हम कोई क्लास नहीं है, हम आपस में बात कर रहे हैं, इतना अच्छा हुआ। एक्चुअली ना मेरा एक ऐसा स्टेप वाइज चेकलिस्ट जैसा बनाया था मैंने थोड़े साल पहले, कि ये पहले आप कैपिटल ले लो, फिर बाद में उसका ग्रोथ देखो, फिर उसका एवरेज पी देखो, ऐसा मैंने चेकलिस्ट बनाया था। तो आप मुझे कुछ ऐसे चेकलिस्ट बता सकते हैं? आपने बताया अभी सब, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग। सो एक जैसा आप चेकलिस्ट बनाते हो ना, तो मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये इसमें चेक है, इसमें चेक है, ऐसा करके मैं आई यूज्ड टू सेलेक्ट द स्टॉक्स। सो आप ऐसा कुछ मुझको एक चेकलिस्ट सकते हैं हम लोगों को कि यार आप पहले सेल्स देखो, आपने बताया सब क्या क्या आपने मिक्स करके बता दिया। तो मैं चाहता था कि आप एक लिस्ट में बताओ कि 8-10 पॉइंट्स, अगर ये ठीक है यार इसको एंटर कर लो, इसमें से मैं और नेक्स्ट पैरामीटर लगाऊंगा, और उसमें से और पैरामीटर लगाऊंगा, उस जी। हिसाब से वो मुझे आसान होता था, बिकॉज आई हैड डिड अराउंड 7 or 8 पैरामीटर्स, आई हैड डन इट। सो जैसे आप प्रोमोटर भी देख लो, उसका ये सब देख लो, ऐसा कुछ आप बता सकते हो? ऐसा कुछ? हाँ, वैसा एक काम करते हैं कि 2-4 तो हम लोग ऐसे भी बना के दिखाते हैं। तो हम अभी तो हम एक पेज पे मैंने लिख के रखा हुआ है, तो मैं दीपक जी को भेज दूंगा कल, तो वो सर ग्रुप में पोस्ट कर देते। एक बार प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि एक सेंस मिलेगा कि और भी लोग ऐसे ही सोचते हैं या डिफरेंट सोचते हैं, तो यू विल वाइडन योर स्कोप। जैसे आप 8 पैरामीटर यूज कर रहे हैं और हम यदि 5-5 पैरामीटर का 5 बना के देते हैं तो 25 पैरामीटर, तो इट विल वाइडन योर स्कोप ऑफ एक्सप्लोरेशन। नहीं तो मैं भेज दूंगा सर। ओके, मैं तो नया शुरू हुआ था, तो मैंने उतना सब किया था, थोड़ा बहुत। अगर मेरे पास वो चेकलिस्ट होता है ना, तो मैं हर एक के चीज को मैं टिक 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 करते करते तो अराइव होऊंगा। नहीं तो ये क्या होता है, हर 2-3 इसमें 2-3 उसमें, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा बहुत। नहीं हो जाएगा वो, जब मैं कल मैं भेज देता हूं सर के पास में, तो फिर वो आप 2-4 बार अभ्यास करेंगे, तो फिर जैसे ही वाइडन हो जाएगा अपना स्कोप ना, तो फिर स्कोप वाइडन होने से फिर आपको खुद भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन करने में आपको पता लग जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। दीपक जी गुड इवनिंग, सनत जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। काफी अच्छा प्रेजेंटेशन था, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, मैं screener.in यूज करता हूँ, तो उसमें डेप्थ रेशियो बताते नहीं है, पर वो 73 डेज 63 डेज बताते हैं। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड, वो कैसे पता चले कितना डेप्थ है? ये तो यहाँ पे दिखाई पड़ जाए तो मैं दिखा दूं, एक बार डेट तो नजर आ जाएगा आपको। ये देखिए शेयर स्क्रीन में मैं जाके दिखा दूं, डेट सामने में है। जो कन्वर्जन के रेशियोज होते हैं थोड़ा सा वो देखना चाहिए। जैसे अभी आपको तो मेरा ये दिखाई पड़ रहा है स्क्रीन, आई थिंक यू कैन सी ना। Yes, yes. दिखाई पड़ रहा है। जैसे मान लीजिए हम मेरे शहर में एक कंपनी है, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस लेते हैं कंपनी, ये तो आजकल बहुत नाम है टीसीएस कंपनी, बेंगलुरु में एक कंपनी है ना। अभी तो जैसे ये कंपनी का डेट देखना, तो बैलेंस शीट में डेट रहता है, तो डेट बैलेंस शीट में देखेंगे तो आप पाएंगे, देखिए ये इस कंपनी का इक्विटी कैपिटल 386 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है, और इसके 1 लाख करोड़ का रिजर्व है। देखिए बिजनेस मॉडल इसको बोलते हैं सर। नहीं बंदे ने, और इसने प्रेफरेंस कैपिटल नहीं कुछ लिया हुआ है, कुछ दिया हुआ नहीं है, ये सब तो छोटा मोटा होता है, इसका ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। ये बोरोइंग्स जो हो गई ना, ये इनका डेट है। इसने स्टॉक से डेट लिया हुआ है, क्यों मैं बताता हूँ, एक सेकंड ध्यान से दिखेगा। ये डेट कुछ डेट नहीं है, क्यों मैं बताऊँ एक सेकंड। फिर जो ये बोरोइंग देख रहे हैं ना, इस बोरोइंग में बहुत कुछ छिपा रहता है ना, कुछ शॉर्ट टर्म बोरोइंग ज्यादा होते हैं, इनको तो कुछ भी नहीं है, ना लॉन्ग टर्म है ना शॉर्ट टर्म है, थोड़ी बहुत लीज लायबिलिटी वगैरह है, हल्का फुल्का है। तो जो इनका ये जो अदर लायबिलिटीज हो गया और बोरोइंग हो गया ना, ये दोनों मिला लेते हैं, तो ये पोर्शन को हम लोग बोलते हैं यही है इनको जो देना है ना, ये इनकी देनदारी है डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट प्योर डेट बोलिए बोरोइंग के हिसाब से, ये सब अकाउंटिंग एंट्री है, अकाउंटिंग डेट है, ये है इनकी प्योर डेट। बट ये बहुत ही मामूली चीज है। क्यों? आप देखिए नीचे आकर देखिए, इनके जो फिक्स्ड एसेट छोड़ दीजिए, इनके अदर एसेट्स में देखिए, इस कंपनी के पास में कैश कितना पड़ा हुआ है, 13,000 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट देखिए। हाँ, रिसीवेबल्स है। तो ये तो मजाक में इन्होंने कोई बैंकर बोला कि सर टारगेट है कुछ ले लीजिए, तो ठीक है चलो बैंक ने मोबिलाइज कर लिया।
ये कंपनी का स्ट्रेंथ यहां नजर आ रहा है। किसी कंपनी के पास में कैश यदि है ना, तो आप एक बात मान लीजिए, वो किंग है मार्केट में, वो कुछ भी कर सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। किसी जमाने में कोविड के बाद आपको पता ही है कि रिलायंस ने कितनी कंपनी खरीदनी शुरू कर दी। दुनिया में लोगों के पास पैसे नहीं थे, इस कंपनी ने कंपनी पे कंपनी। क्यों? क्योंकि यदि कंपनी का आप देखें ना, इसके अदर एसेट्स में जाके देखिए, तो इस कंपनी का कैश इक्विवेलेंट कितना देख रहे हैं। अभी भी कंपनी के पास में 68,000 करोड़ रुपया है। ये कैश इक्विवेलेंट मतलब एक दिन के नोटिस पे दे कैन ब्रिंग दिस मनी बैक टू द कैश। कैश इक्विवेलेंट का मतलब ये हो गया। तो कैश इज द किंग। यदि किसी कंपनी के पास में इतना बड़ा कैश है, तो फिर डेट वगैरह जो है मामूली चीज हो जाती है। नहीं, आप देखिए डेट कंपनी की 3 लाख करोड़ है ना। देखिए इस कंपनी ने क्या किया, ध्यान से देखिए। इस कंपनी ने इक्विटी रेज की, यहां पे देख रहे हैं ना, इक्विटी रेज किया। क्यों किया रेज? आप देखिए, इसने लोन कम किया, देख रहे हैं, इसने लोन कम किया अपना। करेक्ट, इसने लोन कम किया। कंपनी का एक पॉलिसी है, तो उस पॉलिसी को लोग रीड करते हैं कि भाई आपने इक्विटी रेज किया तो यूटिलाइज कहां किया। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं इसी कंपनी का, जो कि जैसे जेपी करके ये पावर कंपनी, ये बहुत न्यूज में थी, पीछे न्यूज में थी, इसके बारे में बहुत कहानियां थी। तो इसके बैलेंस शीट पे बहुत कुछ छिपा हुआ है। अब देखिए बैलेंस शीट में देखिए, इस कंपनी का जो बोरोइंग्स है, ये बोरोइंग्स एकाएक कम हो गया। देख रहे हैं ना, ये बड़ी अच्छी बात है। कंपनी की बोरोइंग्स कम होना अच्छी बात है। क्यों? कंपनी बहुत ओवर डेट, इक्विटी बहुत बड़ी थी, कुछ खास रिटर्न नहीं हुआ था। लेकिन कंपनी का आप देखते हैं कि बोरोइंग्स का कम के साथ सेल्स है नहीं इसके पास में, मतलब सॉरी प्रॉफिट है नहीं इसके पास में, और कंपनी की बोरोइंग एकाएक कम हो गई। कहां है? तो देखिए इसमें कुछ खास बात छिपा न हुई। जब बोरोइंग कम होती है तो इक्विटी बड़ा होता है। यदि इक्विटी बड़ा होता है तो बोरोइंग कम किया, यूटिलाइज किया, तो फिर पैसा कहां गया, ये देखने के लिए तुरंत ये झांक के देखते हैं आप ना, नीचे झांक के देखिएगा इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग में, तो आप क्या पाते हैं, कंपनी का प्रमोटर जो है, ये किस साल की बात है, ये जो है सो किस साल की बात है, ये 2020 की बात हो रही है। नहीं, 2020 में ये घटना हुई, 2020 नहीं, 19-20 में। 19-20 में यहाँ पे प्रमोटर ने क्या किया, ये देखिए। तो 19-20 में प्रमोटर का शेयर होल्डिंग क्वार्टरली, ईयरली कर दीजिए इसको, है ना। 19-20 में शेयर होल्डिंग किया, देखिए 19-20 में डीआई 49 से 40% हुए, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की, और यहां पे प्रमोटर अपना होल्डिंग कम किया है 31 से 26, 5% होल्डिंग कम किया। नहीं, तो ये 5% होल्डिंग कम करके ये डेट कम कर रहा है। तो हम लोग इसको बहुत बुरा नहीं मानते हैं। यदि कंपनी का प्रमोटर अपना होल्डिंग कम करके अब मार्केट में अपना चीजों को स्टेबलाइज कर रहा है, तो ये अच्छा ही निशानी माना जाएगा, बशर्ते कि सेल्स में तकलीफ नहीं हो। सेल्स उसका बढ़ना चाहिए। यदि सेल्स नहीं बढ़ रहा हो तो चिंता है, सेल्स इसका स्टेबलाइज किया हुआ है, तो चल रहा है कंपनी, नथिंग एक्सेप्शनल। बट यदि हम बोले कि सेल्स खराब हो गया, वो कब होगा, ये देखिए एक जगह, तो इस जगह पे आप देखिए कि कंपनी की सेल्स ही खत्म हो गई। इस कंपनी का जैसे ही इस कंपनी ने अपना प्रमोटर होल्डिंग कम किया, किसी जमाने में डेट कम किया, पहले डेट देख लीजिए, डेट देखिए, इस कंपनी का डेट जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है। ये बोरोइंग देखिए 14,000 करोड़ से 15, 17, 11 नहीं, यहाँ पे डेट काफी कम किया, 17 से 11 कर दिया, 15-16 में देख लीजिए। नहीं, यहाँ पे कम किया, कोशिश किया ठीक करने का, लेकिन इस प्रोसेस में क्या किया, 15 से 16 में क्या हुआ, 15 से 16 में इस कंपनी का यदि आप देखते हैं, शेयर होल्डिंग बैठक में जाके देखते हैं, ईयरली करके देखते हैं, 5 साल से पहले दिया नहीं है इसने, पहले 10 साल का था, लेकिन अभी 5 साल कर दिया, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो आप पाएंगे वहां पे कि इसने अपनी एक होल्डिंग बेच दी, वो जर्मनी वाली, इनकी सेल्स ही घट गई। देखिए इनका सेल्स जो है सो घट जाएगा, बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट में जाइएगा तो इनका सेल्स जो है एकाएक जो है सो घट जाती है, देख रहे हैं। अब आपने अपना एक अच्छा एसेट बेच लिया तो सेल्स ही घट गई है आपकी। अब सेल्स घट गई तो सारा कहानी खराब हो जाता है। एकाएक कंपनी जो है सो ये जो देख रहे हैं प्रॉफिट, उसके सेल प्रोसीड का प्रॉफिट है, अदर इनकम का प्रॉफिट है, इसको वॉरेन बफेट साहब अच्छा नहीं मानते हैं। भाई आप कोई एसेट्स बेच करके प्रॉफिट दिखा रहे हो, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। अल्टीमेटली ये अच्छा तब होता यदि आपकी सेल्स बढ़ करके आती। तो ये सब कोरिलेशन निकालते हैं, निकालने से आप किसी कंपनी के अंदर आप झांकना आसान। Okay, very nice understanding. Thank you. थैंक यू सर। Thank you.
तो बंद कर सकते हैं। आई थिंक नो मोर क्वेश्चन नाउ लेफ्ट। नहीं दीपक सर? Yeah, it was a wonderful presentation, sir. एक screener.in वेबसाइट से इतना कुछ निकाल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. It was really wonderful, sir. Actually. थैंक यू प्रभात जी। And you transfer that positive flow कि रिसर्च करो, ये करो, मतलब एक गुरु नहीं बोलता सर कि do this and it motivates कि it's so easy and simple. अब तो देखिए नंबर्स तो सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। मतलब आज के वक्त में कोई ये नहीं कह सकते कि साहब हमने इंफॉर्मेशन के अभाव में हमने गलत डिसीजन ले लिया, ये नहीं कह सकते हैं आप। इंफॉर्मेशन बिल्कुल है, कितना सिस्टमेटिकली हम उस इंफॉर्मेशन को तब्दील करते हैं नॉलेज में, या उसको इंफॉर्मेशन को अपने पर्पस के लिए यूज कर पाते हैं, दैट इज वेयर वी आर लैकिंग, या वहां पे हमें सीखना है। इंफॉर्मेशन तो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल है। और सनत जी, ये बैंकिंग स्टॉक के लिए क्या देखना जरूरी है? उसके लिए पीईजी देखिए, वो पी से भी काम नहीं चलता। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक है कि बैंकिंग स्टॉक में आप देखिएगा, जैसे आज से 4 साल पहले लेके चले, जब ये एनपीए वाला इशू था उसके पहले लेके चले। अच्छा 10 मिनट में खत्म करना है, ओके। तो एनपीए से पहले लेकर के चले, तो आप ये समझिए कि उस समय में आप प्राइवेट बैंक और पीएसयू बैंक में डिस्टिंक्ट वैल्यूएशन देखते थे। पुराने समय में देखेंगे तो प्राइवेट बैंक को 40 पी मिलता था और पीएसयू को 8-10 पी। तो पीएसयू बैंक और प्राइवेट बैंक को अलग अलग देखना पड़ता है, तो इसलिए वहां पे पी नहीं देख करके पीईजी रेशियो, प्राइस अर्निंग टू ग्रोथ देखिए। एक तो ये सेक्टर स्पेसिफिक बात हो गई। दूसरी बात कि जो फिनांस कंपनी और बैंकिंग कंपनी होती है उसमें डेट आपको पाएंगे 100 टाइम्स 50 टाइम्स डेट पाएंगे। तो कभी भी डेट इक्विटी रेशियो नहीं देखनी चाहिए। क्यों? फिनांस कंपनी जो मार्केट से डिपॉजिट मोबिलाइज करती है, बैलेंस शीट में वो डेट में आता है, तो डेट वास्तव में डेट नहीं है, उनका बिजनेस का डेट है। तो फिनांस कंपनी में कभी भी डेट रेशियो नहीं देखनी चाहिए, लीवरेज रेशियो नहीं देखनी चाहिए, कवरेज रेशियो नहीं देखनी चाहिए। आपको ये दो चीज छोड़ दीजिए, आप देखिए लिक्विडिटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये दो चीज देखिए। और हमेशा उसकी पीजी देखिए, पी मत देखिए, क्योंकि पी में डिफरेंट सेक्टर का डिफरेंट ग्रोथ होता है, तो वो उसको फैक्टर नहीं कर पाता है। ये दो एरिया डिस्टिंक्ट है कंपेयर टू ऑल अदर सेक्टर्स। बाद बाकी में कंपैरिजन चलता है, मार्जिन एफिशिएंसी, मार्जिन सेम काम करते हैं। ओके ओके सर, थैंक यू। सर थैंक यू सर, वी आर वेटिंग फॉर दैट पॉइंट्स आपने जो बोला था सर। हमने कुछ बोला था क्या? पॉइंट्स आप शेयर करोगे? वो तो मैं पेपर भेज दूंगा आपके पास ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मैं एक मिनट अभी दिखाऊंगा तो एकदम मेन नजर नहीं आएगा। एक स्क्रीन पर भेज दूंगा पेपर ना, तो फिर एक सैंपलिंग है वो। मतलब कभी बैठ के बात कर रहे हैं, बात करते करते कुछ बन गया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में बहुत रेलेवेंट लगता है, बाद में लगता है कि वो ये तो रेलेवेंट नहीं, बट वो अवेलेबल है करके मैं भेज दूंगा कल आपको। अच्छा हुआ आई डिड नॉट गो टू गूगल मीट का रिकॉर्डिंग, बिकॉज आई हैव नेवर यूज्ड गूगल मीट रिकॉर्डिंग। और अगर ये रिकॉर्डिंग मिस हो जाता तो इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। फिर से आपको पकड़ के आपसे ये सेम रिपीट कराना प्रॉब्लमेटिक होता सर। ग्रेट, सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने समय दिया, मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सनत जी, वेरी नाइस Thank you. प्रेजेंटेशन। थैंक यू। Thank you, sir. The meeting has ended. Thank you for joining. Goodbye.